नमस्कार। आज की चर्चा केंद्र सरकार जिस पर बहुत ही आजकल हो हल्ला कर रही है, महिला आरक्षण का बिल जो अभी संसद में लोकसभा में गिर गया, तथाकथित उनके उनके अनुसार से गिर गया। ऐसे महिला आरक्षण का कोई बिल गिरना नहीं है, क्योंकि 2023 में और पहले ही ये पारित हो चुका है और 16 अप्रैल को वो अधिसूचित भी हो गया है। ये जो दुष्प्रचार चल रहा है केंद्र की तरफ से, भाजपा की तरफ से है, वो दुष्प्रचार केवल इसलिए हो रहा है कि उनकी मन की नहीं हुई। मन क्या रहा उनका? मन उनका ये रहा कि हम महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन जो हम लोग करने जा रहे हैं लोकसभा की सीटों का, विधानसभा की सीटों का, वो हमारा एक जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, लाभ है, वो पूरा हमारा हो जाए। वो नहीं हो पाया। इसकी ही तिलमिलाहट जो है आजकल भाजपा नेता और केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधान सेवक, प्रधान अनुयायी, ये सब उसी में लगे हुए हैं कि विपक्ष ने, खास तौर से कांग्रेस ने, हमारा वो महिलाओं का अपमान किया है। पर इसके मूल में देखा जाए तो परिसीमन जो है वो चर्चा का विषय है, जिसको कि लेकर के विपक्ष पूरा एकजुट हुआ और उसने ये जो महिला आरक्षण कम परिसीमन बिल रहा है उसको पारित नहीं होने दिया, उसको गिरा दिया। अब आइए जो आड़ में जो खेल खेला गया केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर चर्चा करें हम लोग। परिसीमन पर सरकार जो है उसने, उसका ये तर्क था, इसी जब चर्चा हो रही थी लोकसभा में इस बिल पर, तो उनका जो तर्क था, उनकी दलील थी सरकार की तरफ से, वो ये दी गई कि आप इस बिल को पास होने दें, इससे परिसीमन होगा। परिसीमन में जिस राज्य को जनसंख्या के हिसाब से जितना होता है उस हिसाब से उनकी सीट की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बढ़ोतरी जो है, यही जो है सबसे विवाद का कारण बना हुआ है। अब उसी पर ही हम चर्चा भी करेंगे। परिसीमन जो है वो देखा जाए तो वो जो सरकार जैसा चाह रही थी, वो ये चाह रही थी कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से परिसीमन किया जाए। इससे सरकार को लाभ ये होता कि जो अब ताज़ा जो जनगणना हो रही, इसमें जाति आंकड़े भी आएंगे। जब जाति आंकड़े अगर सामने आते तो लिहाजा जाहिर सी बात है उसमें फिर आरक्षण की बात होती, ओबीसी आरक्षण की, एससी एसटी आरक्षण की बात होती परिसीमन में लेकर के। तो वो उसको टालने के लिए सरकार ने एक होशियारी ये दिखाई कि 2011 का जनगणना का आधार लिया परिसीमन के लिए। उसमें स्थिति ये है कि अगर वो जिस हिसाब से सरकार चाहती ये परिसीमन हो जाना, उसको अगर उसके मूल में जाया जाए तो ये एक प्रकार से जिन राज्यों ने परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि पर एक प्रभावी अंकुश लगाया है, दक्षिण भारतीय राज्य उसमें अब आगे हैं, उनको एक प्रकार से इसमें सजा मिलने वाली रही है। सजा इसलिए जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिलने वाली थी, और जिन्होंने परिवार नियोजन नहीं किया, जिन राज्यों ने, उत्तरी भारत के राज्यों ने, उनको इनाम मिलने वाला था इसमें। अब ये सजा और इनाम का फंडा क्या है वो भी समझ लीजिए। जनसंख्या जो संवैधानिक नियम है परिसीमन का, वो ये है कि जनसंख्या के हिसाब से विभिन्न राज्यों की जो सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। तो जनसंख्या जाहिर बात है, दक्षिणी राज्य जो है जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इन्होंने परिवार नियोजन पे अच्छा काम किया है। इन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को बहुत हद तक काबू पाया है। जबकि उत्तर भारत के जितने राज्य हैं, कुछ जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, इन्होंने जनसंख्या का नियंत्रण में कोई अंकुश नहीं लगाया और बेतहाशा इनकी आबादी बढ़ी है। तो अगर हम 2011 की जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होता, सीटों का बंटवारा होता, सीटों की बढ़ोतरी होती, तो जाहिर बात है उत्तर भारत के राज्यों को फायदा होता। उत्तर भारत के राज्यों में संसदीय सीटें
विधानसभा की सीटें ज़्यादा बढ़ती और संसद में इनकी आवाज़ प्रभावी होती, इनकी राजनीतिक ताकत बढ़ती दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में। दक्षिण भारत के राज्यों को यही चिंता थी, यही उनका विरोध रहा है कि बहुत स्पष्ट है, विपक्षी दल साफ ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण आप दीजिए। महिला आरक्षण और वैसे तो 2023 में पारित हो चुका है बिल, आपने अभी 16 अप्रैल को उसको अधिसूचित भी कर दिया, तो इसमें महिला आरक्षण को लेकर कोई विवाद ही नहीं है। विवाद जो है परिसीमन पर है और परिसीमन पर आप सरकार खेल कर रही है। तो ये खेल को सरकार इस खेल में सफल न हो, विपक्ष ने एकजुट होकर यही उनको सबक सिखाया है, जिसको लेकर के सरकार तिलमिलाई हुई है। और परिसीमन को छोड़ करके अब वो महिला आरक्षण बिल गिर गया, यही प्रचारित करके विपक्षी दलों को खलनायक साबित करने में लगी हुई है। अब परिसीमन की जहां तक बात, फिर हम दोबारा इसी पे लौटते हैं। परिसीमन की जहां तक बात है तो इसमें तर्क क्या है कि सरकार का कहना यह है कि जब विरोध उसको लगा तो उसने ये तर्क दिया कि हम जो है समानुपातिक बढ़ोतरी हम करेंगे सीटों में। समानुपातिक बढ़ोतरी क्या होती है? होती यह है कि जितनी वर्तमान में सीटें हैं उसकी दुगना कर देंगे, 50% बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी वर्तमान में लोकसभा की सीटें देश भर में 543 हैं, 543, उसको ये 50% बढ़ोतरी करके ये 2816 से लेकर के 850 के आसपास हो जाएगी। सरकार जो है ये तर्क दे रही कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, जिसकी जितनी सीटें वो दूनी हो जाएंगी। मान लीजिए कि 100 सीटें अगर दक्षिण भारतीय राज्यों की हैं तो वो बढ़ के 150 हो जाएंगी, तो उसमें किसी को नुकसान नहीं, जितनी सीटें हैं उसकी दुगनी सबको, हर राज्यों को हो रही है। पर खेल इसके अंदर का ये है कि वो जो दक्षिणी राज्यों की जो सीटें हैं, कुल मिलाकर उनकी सीटें जो है 129 के आसपास बैठती हैं लोकसभा सीटें, और इसके हिसाब से जो संसद में जो प्रतिनिधित्व है दक्षिण भारतीय राज्यों का, वो करीब 24% के आसपास है। आप अगर उसकी सीटें दूनी कर देंगे, मतलब 50% बढ़ोतरी कर देंगे, तो जाहिर बात है वो करीब आपके उससे बढ़ के 195 आसपास हो जाएंगे, 129 से लेकर के। पर उनका जो प्रतिशत है रिप्रेजेंटेशन का लोकसभा के अंदर, वो उतना ही रहेगा, 24% के आसपास, 23.7 से 8 ऐसी कुछ रहना है इसको, उसी के आसपास इसको रहना है। तो क्या लाभ उनको मिल रहा है? जबकि उत्तर भारतीय राज्यों में स्थिति ये है कि मान लीजिए यूपी का ही ले लो, उत्तर प्रदेश का ही ले लें, तो उसमें 80 सीटें इस वर्तमान में लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। वो अगर 50% का जो फार्मूला सरकार लेके आ रही है समानुपातिक बढ़ोतरी का, उसमें वो 120 हो जाएगी, 120 वो हो जाएगी। उसके बाद और भी जितने उत्तर भारतीय राज्य उनकी सीट बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो संख्या जो सीटों की है वो तो उत्तर भारतीय राज्यों को ही तो उससे फायदा मिल रहा है। अगर वो दक्षिण भारतीय राज्य जो है वो 129 से 195 हो रहे हैं, तो उत्तर भारतीय राज्य जो है वो जितने हैं उससे दूने हो रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व वैसी संख्या बल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां तो आवाज इस समय प्रतिनिधित्व के संख्या बल की है, और उसको लेकर के संसद में जो आवाज है, क्षेत्रीय आवाज है, उसके कमजोर करने की, उसके मजबूत होने की है। और जो सामने दिख रहा है, सरकार का फार्मूला देख ही लिया, 50% बढ़ोतरी करके उन सबको सही संतुलन बैठाएंगे, संतुलन गड़बड़ असंतुलन नहीं होगा। जबकि जो संवैधानिक तरीका है वो परिसीमन का यही है, जनसंख्या। और जनसंख्या का हम चर्चा कर ही चुके हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने अच्छा परिवार नियोजन में काम किया, जनसंख्या वृद्धि नहीं करी। उत्तर भारतीय राज्यों ने परिवार नियोजन में कोई ध्यान नहीं दिया, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी। जाहिर बात उसी हिसाब से उनको उसका इनाम मिलेगा। लोकसभा में उनकी आवाज़ मजबूत होगी और दक्षिण भारतीय राज्यों की आवाज़ कमज़ोर होगी।
यही एक मेन मसला है जिस वजह से विपक्ष ने एकजुट होकर के महिला आरक्षण की आड़ में जो परसीमन का जो जो विधेयक, जो परसीमन की सुविधा सरकार लाना चाहती थी, जिस प्रकार से उन्होंने एक बैकडोर एंट्री एक प्रकार से की जाए परसीमन को लेकर के, वो उनकी चाल को विफल कर दिया। यही मेन रोना है और यही रोना वाजिब भी है, इसीलिए कि कहाँ तो परिवार नियोजन भारत सरकार के ही कार्यक्रम रहा है, पुराना कार्यक्रम है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देश में हो रही है, उसको नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ही परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम लेके आई थी। उसी हिसाब से कुछ राज्यों ने उसको पालन किया और ये पालन करने की उनको ये सजा दी जा रही है कि लोकसभा में, लोकतंत्र में एक आवाज ही कमजोर की जा रही है जनसंख्या परिवार नियोजन को फॉलो करने में मानने वाले राज्यों की। कितना गलत होने जा रहा था, जिस पर कि एक अंकुश लगाया गया एक प्रकार से, और यही एक स्थिति है जो कि आज सरकार को सरकार बौखलाई हुई है, जो उसके मन की नहीं कर पाई, और विपक्ष जो है वो एक प्रकार से संतोष महसूस उसको हो रहा है, दक्षिणी राज्यों को संतोष हो रहा है, एक राहत महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार की चाल परसीमन को लेकर के सफल नहीं हो पाई, और जो एक संतुलन जो होना चाहिए था लोकसभा में देश भर के प्रतिनिधित्व का, वो अभी बरकरार है, उसकी एक मोर्चा खुला हुआ है। और अभी देखिए आगे स्थिति क्या बन रही है, सरकार के ये प्रयास तो विफल हो गया। अब जब 2026 की जनगणना जो शुरू हुई है और इसमें जो आंकड़े सामने, जाति आंकड़े भी इसमें सामने आएंगे, उस समय जब आरक्षण की बात होगी परसीमन के बीच में सीट बढ़ोतरी को लेकर के, उसको किस तरीके से उसका सामना सरकार करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और इसमें आगे अभी बवाल और होना है, ये भी तय है, पर फिलहाल अभी इस पे एक थोड़ा कुछ समय के लिए विराम लग गया है। ये एक बहुत राहत की बात है कि ये परसीमन को जो बबेला था, जो एक परिवार नियोजन करने वालों को प्रोत्साहन बजाय उनको हतोत्साहन मिलने वाली बात थी, एक पराजय वाली बात स्थिति बनी थी, वो नहीं हो पाई। ये एक अच्छी राहत की बात रही है। फिलहाल अभी तो आगे देखिए क्या स्थिति बनती है, पर अभी हालिया स्थिति ये है कि सरकार की जो नीयत रही है वो एक प्रकार से ये राष्ट्रहित की नीयत नहीं लगती है। लोकतंत्र के अंदर समदर्शी होने की स्थिति, सम लाभ पहुंचाने की स्थिति जो होती लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए, सबको बराबर संतुलित करना, सबको बराबर का अधिकार देने, वो जो स्थिति नहीं बन पा रही थी इस परसीमन बिल में लेकर के, वो जो उनका जो प्रयास था वो विफल हुआ। ये एक राहत की बात है और इसी के साथ मतलब आगे स्थिति क्या बनेगी वो अब देखने वाली बात रहेगी। पर फिलहाल अभी ये एक संकट एक प्रकार से विभिन्न राज्यों में, खासतौर से दक्षिण राज्यों में जो आने वाला था वो टल गया है। यही आज की चर्चा का विषय रहा है। उम्मीद है कि सरकार एक अच्छी सद्बुद्धि आए और पूरे देश को समान प्रतिनिधित्व सब प्रकार से, और भी कई रास्ते ऐसे सर्वमान्य रास्ते निकाले जाएं जिससे देश के सभी राज्य जो है अपने को एक उचित प्रतिनिधित्व वाला राज्य समझें और एक देश के विकास में, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.